हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं महक खान और जो मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो है टोटली बेस्ड ऑन मुगल एम्पायर। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो मुगल सल्तनत थी उसका विस्तार किस तरीके से हुआ, उसको मजबूत किस तरीके से किया गया, उसकी प्रशासनिक संरचनाएं, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। ये उसका पार्ट 2 है जिसके अंदर हम मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है, तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो आप पहले उसको देख लीजिए, देन इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, ये बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का यूनिट रहेगा, यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री का। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मनसबदारी प्रथा के बारे में कि मनसबदारी प्रथा एक्चुअल में होती क्या थी। तो जो मनसबदारी प्रणाली थी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, यानी कि ये प्रशासन के लिए यूज़ की जाती थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल काल में अकबर था पहला राजा जिसने इसको प्रारंभ किया। बट अगर आपको इसका मूल देखना है कि हाँ ये कहाँ और किसने स्टार्ट की थी, तो मंगोल के जो शासक थे चंगेज़ खां, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मनसब की प्रथा का आरंभ सन 1575 में हुआ था। मनसब मूलतः अरबी वर्ड है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक, यानी कि जैसे अभी रैंक होल्डर बोलते हैं तब वहाँ पे मनसबदार बोलते थे। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों को मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते मिलते थे। अब बेसिकली होता क्या था, एक राजा होता था, ठीक है, उसने सभी तरीके के जो उसके अधिकारी होते थे अलग अलग टाइप के, इन सबके एक मनसब तय कर दिए थे, मनसबदार उनको बना दिया गया था। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है सैनिक जो होते हैं उन्हीं के लिए हो, उसके अलावा भी असैन्य जो अधिकारी होते थे उनके लिए भी मनसबदार की प्रथा प्रणाली जो थी उसकी शुरुआत की गई थी। इसमें इनको एक रैंक दे दी जाती थी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको अभी के लिए इतना ही समझना है, मनसबदार यानी एक रैंक होल्डर, उनको एक रैंक दे दी जाती थी। तो मनसबदार उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी मनसब निर्धारित की गई हो। सिद्धांत रूप से समस्त मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी, यानी कि जो मनसबदार होते थे ये किसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू बनते थे मनसब, ठीक है, वो डायरेक्ट बादशाह की निगरानी में होता था। जैसे कि अभी आप लोगों को अगर मैं अभी के टाइम से बताऊं तो जैसे यूपीएससी होता है, यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो यूपीएससी के थ्रू होती है। उसके बाद इनको जो हटा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है जिनको हटा सकता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी थी। मनसबदार को आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि आज के टाइम पे जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो, तब उनको बस मनसबदार कह दिया जाता था। प्राय मुगलों की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर की जाती थी, योग्यता से उसका कोई लेना देना नहीं था। यानी कि उस टाइम पे जो मुगल शासक थे वो जब सेना में पर्सन को भर्ती करते थे उस टाइम पे वो ये नहीं देखते थे कि वो किस तरीके कितना पढ़ा लिखा है या उसकी योग्यता क्या है, कद का ठीक है, वो कुछ नहीं देखते थे, बस उनकी जाति देखते थे और वंश देखते थे। उच्च वंशीय ना होने पर व्यक्ति को राजकीय सेवा में प्रवेश करने के अवसर सीमित हो जाते थे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी का वंश ऊंचा नहीं है, किसी का जात ऊंचा नहीं है तो उसको राजकीय सेवाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत कम मिलता था बट हाँ मिल जाता था। ज़्यादातर वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे वहाँ पे जो जाति और वंश से ऊंचे होते थे, यानी वहाँ पे जात प्रथा का ज़्यादा बोलबाला था। मनसब फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। इसे दो भागों में बांटा गया था, जाट और सवार। यहाँ पे जात होगा, जाट नहीं होगा, ठीक है। होता क्या था, सपोज ये मनसब है, ठीक है, और इधर आ जाता है उनका सवार, और यहाँ आ जाती है उनकी जात। अब देखिए जात क्या चीज़ होती थी, जात से तात्पर्य व्यक्तिगत पद से था, यानी कि उनको जो बादशाह ने जो मनसबदार को रैंक दिए वो रैंक को जात कहा जाता है कि उनकी कितना रैंक है, 2000 का रैंक है, 1000 का रैंक है, 500 का रैंक है, क्या रैंक है उस अकॉर्डिंग किया जाता था। और जितनी ज़्यादा उनका ये जात का जो नंबर होता था जितना बड़ा होता था ना उतनी ही ऊंची मनसबदारों की पोस्ट होती थी।
और सवार जो होता था, इस सेकंड वाला पार्ट, इसका क्या तात्पर्य था कि उनके पास घुड़सवार की सेना कितनी है। यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे घुड़सवार होगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा घुड़सवारों की संख्या से था। इसमें क्या होता था कि जो मनसबदार है, मनसबदार के पास घुड़सवार सेना भी है, और उसको जो बादशाह है उसके थ्रू एक रैंक दी गई है, एक नंबर दिया गया है। उसकी जितनी रैंक ऊपर होगी उतनी ही उसका पद जो होगा वो ऊपर होगा। जैसे कि यूपीएससी में भी होता है, जो एयर होती है वो जिसकी जितनी ऊंची होती है उतना ही ऊंचा उसका पद हो जाता है। ठीक है, जैसे एयर 5 है, एयर 1 है, उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे हो जाता था। सेम चीज़ यहाँ मनसबदारी में भी होती थी। और ये जो घुड़सवार की सेना होती थी उसकी नंबर ऑफ जो सैनिक उनके पास होते थे वो काउंट होता था कि घुड़सवार सैनिक उनके पास कितने हैं। तो बेसिकली यही 3 चीज़ों के बीच में मनसबदारों की पूरी की पूरी प्रणाली घूमती थी। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया था। इसका मूल चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है। यानी कि मुगल काल में जो सबसे पहले यूज़ किया मनसबदारी प्रथा को, वो अकबर ने किया। और अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, बिल्कुल बिगनिंग से, तो वो चंगेज खां द्वारा हमें देखने को मिलेगा। अकबर के समय न्यूनतम मनसबदार की संख्या के अंक 10 होते थे, यानी कि 10 उसकी रैंकिंग होती थी, 10 उनके पास घुड़सवार भी होते थे, और अधिकतम 10,000 होते थे। 10,000 का सर्वोच्च मनसबदार, यहाँ पे मनसबदार होगा, युवराज सलीम को दिया गया था। अब सलीम जो था वो था अकबर का बेटा, तो ऑब्वियसली वो अपने बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। तो जो सबसे ज़्यादा घुड़सवार की जो संख्या थी 10,000 की, वो सिर्फ और सिर्फ किसको दी गई थी? सलीम को दी गई थी, जिसको आगे बढ़ा के 12,000 अकबर के द्वारा कर दिया गया था। क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा घुड़सवार होंगे, जितनी ज़्यादा रैंक होगी, वो उतने ही ज़्यादा बड़ा मनसबदार बनेगा। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो सलीम था अकबर का बेटा, उसका सेकंड नेम क्या था? जिसने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि जो सलीम है उसका सेकंड नेम क्या है, और मैंने वहाँ पे लिखा भी उसका सेकंड नेम ही है। वहाँ पे मैंने बताया जस्ट कि सलीम उसको बोलते थे, सलीम उसका सेकंड नेम था, बट मैंने उसको उसी नाम से प्रोनाउंस किया है। तो आप यहाँ पे मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सलीम का सेकंड नाम क्या है। 500 से नीचे के मनसबदार कहलाते थे, यानी कि जिनके पास 500 से नीचे के जो रैंक होती थी उनको मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 तक के मनसबदारों को अमीर कहा जाता था, यानी कि ऐसे मनसबदार जिनकी रैंक 500 से 2500 है उनको मनसबदार नहीं, उनको अमीर कहा जाता था। और 2500 से ऊपर के जो मनसबदार होते थे वो अमीर आजम कहलाते थे। ठीक है, ये उनको नाम दे दिया गया था। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि मनसबदार कौन थे, उनकी रैंक क्या होती थी। ठीक है, और मैं ये भी बता देती हूँ मनसबदार का कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं होता था, उनका यही काम होता था कि जो प्रशासन है उसमें राजा की हेल्प करना, क्षेत्रीय विस्तार करना। ठीक है, जैसे यूपीएससी में भी जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर काम नहीं होता। उनका क्या काम होता है आईएएस का, कि वो जिस राज्य में नियुक्त हैं उसकी वो भलाई सोचे। ठीक है, उसके लिए अच्छे अच्छे काम करे। सेम चीज़ यहाँ पे मनसबदारों के लिए भी थी, मुगल शासन में उनका वही कार्य था। अब यहाँ पे हम जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका सेकंड टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि जो जागीरदारी व्यवस्था होती है ना, उसको आप जमींदारी व्यवस्था से मैच मत कीजिएगा। जमींदारी और जागीरदारी दोनों अलग अलग है। जमींदारी प्रथा में क्या होता है, उसमें एक बहुत अमीर आदमी होता है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। ज़्यादातर गाँव में भी अभी भी ये चल रहा होगा कि उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। ठीक है, वहाँ पे वो खेती बाड़ी करवाते हैं किसानों से, उनको उनका वेतन देते हैं, और जो भी फसल उगती है, जो भी उपज उगती है, वो उनकी होती है, जमींदारों की। ठीक है, तो यही चीज़ होती थी ज़मींदारी सिस्टम में। और जो ज़मींदारी सिस्टम होता है ना, वंशानुगत होता है कि जो ज़मींदार है उसके बाद उसका बेटा बनेगा, देन उसका बेटा बनेगा, देन उसका बेटा बनेगा। बट ये जो जागीरदारी व्यवस्था है थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या था, मध्यकालीन भारत में जागीरदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें साम्राज्य के प्रति सौंपे गए कर्तव्यों के बदले में वेतन के रूप में भूमि सौंपी जाती थी, जिसे जागीरदार कहते थे। अब होता क्या था, अभी हमने मनसब पढ़ लिया कि मनसब क्या थे। ठीक है, अब उन मनसबों ने काम कर लिया राजा के लिए, वो राजा के पास पहले गए, नियुक्त हो गए, देन उन्होंने अपना सारा काम किया राजा के लिए। अब वो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनको कोई सैलरी पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, उनको
सैलरी नहीं मिलती थी, राजा जो थे ना उनको नगद राशि की जगह कुछ ज़मीन दे देते थे। अब यहाँ से उनको ज़मीन मिल गई, उनके पास बहुत सारा लैंड हो जाता था, ठीक है, उनके पास ज़मीनें हो जाती थी, वो उस ज़मीन पे काम करा के या किसी को बटाई पे दे के उससे राजस्व वसूलते थे, यानी कि कर लेते थे। और वो जो कर होता था ना वही मनसबदारों का वेतन होता था। यानी कि राजा ने क्या किया, यहाँ पे, ये यहाँ पे है राजा, ठीक है, राजा ने जो मनसबदार हैं उनको दे दी ज़मीनें, ठीक है, क्या दे दिया, यहाँ पे लैंड दे दिया। और उससे जो मनसबदार है वो वहाँ से कर वसूलेगा किसानों से, उसको बटाई पे चढ़ाएगा, उस पर कर वसूलेगा अपने तरीके से, और उसके बाद वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका सैलरी पैकेज हो जाता है। तो मनसबदार ने जो राजा को अपना कार्य या सेवा जो प्रदान करी, उसके बदले में जो राजा ने उसको लैंड दिया, जो ज़मीन दी, वो जागीर हो गई, जैसे कि एकता प्रणाली में भी होता था। वहाँ से तो जो मनसबदार होता था ना, मनसबदार को जो सैलरी दे दी जाती थी उसको जागीरदारी सिस्टम का कह दिया जाता था, कि जागीर से जो कर उनको मिलेगा वही उनकी सैलरी होगी। तो इसी को जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता था। यानी कि मनसबदारी व्यवस्था का ही एक सैलरी पार्ट है जागीरदारी व्यवस्था। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक बार सिंपल वर्ड्स में फिर भी समझा देती हूँ कि राजा ने मनसबदारों को नियुक्त किया, मनसबदार ने अपना जो सेवा है वो राजा को प्रदान करी, उसके बाद मनसबदारों ने मांगा पैसा कि मुझे सैलरी दे दो। सैलरी में राजा ने क्या किया, कैश नहीं दिया, उसने दे दिया लैंड बहुत सारा। अब उस लैंड से जो मनसबदार है वो करेगा कर वसूली, और जो कर वसूलेगा वही उसकी सैलरी हो जाएगी। और जो ये जो व्यवस्था है कि कर वसूल के उसे अपनी सैलरी बनानी है, इसी को कहते हैं जागीरदारी व्यवस्था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में कवर हो जाता है, जहाँ पे मैंने हर चीज़ आपको की पॉइंट में बताई है, बट हाँ बहुत अच्छे से बताई है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सजेशन होगा तो उसको भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो सेम यूनिट पढ़ रहे हों या सेम सेमेस्टर में है, या जिनका कवर जो सिलेबस है वो हमसे मैच होता हुआ है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।